अच्छा आज ना कसम खा लो कि कुछ और याद ना हो या ना होना, IBD याद करके जाए, ठीक है? बहुत आसान है, बहुत आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इतनी इंपॉर्टेंट है कि कोई एग्जाम ऐसा नहीं है कि जिसमें ये सवाल इसका ना आए, कोई एग्जाम ऐसा नहीं। तो व्हाट इज क्रॉन्स डिजीज? तुम लोग बहुत सादे बच्चे हो, अगर ऐसे जोर लगा के तुम लोगों को ना बताया जाए ना कन्विक्शन के साथ, तुम लोग मानते भी नहीं। अभी देखो कैसे टेंटिव हो गया। अच्छा, क्रॉन्स डिजीज, व्हाट इज क्रॉन्स डिजीज? इट इज एन ऑटोइम्यून डिजीज। दोनों ऑटोइम्यून है, बेसिकली इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज दोनों ऑटोइम्यून डिजीज हैं। अब ये दोनों एक दूसरे से ओवरलैप करती हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्रॉन्स डिजीज में लीजन्स होती हैं जो कि ट्रांसम्यूरल होती हैं। क्या होती हैं? ट्रांसम्यूरल। और व्हाट डज वर्ड ट्रांसम्यूरल मीन? चारों लेयर इन्वॉल्व करेंगे। कौन कौन सी? म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलरिस इंटरना, मस्कुलरिस एक्सटर्ना और एडवेंटिशिया। और उसको क्रॉस करके मिसाल के तौर पे अगर ये है ना ऐसे, ये 4 लेयर्स हैं, तो क्रॉन्स ऐसे करती है ये लेशन, और अल्सरेटिव कोलाइटिस की ऐसी लीजन होती है जो कि ये किसको इन्वॉल्व करती है? म्यूकोजा प्लस सब म्यूकोजा। अब इसमें ओरल कैविटी से लेके रेक्टम तक कोई भी हिस्सा इन्वॉल्व हो सकता है। मोस्ट कॉमनली इसमें टर्मिनल इलियम इन्वॉल्व होती है, मोस्ट कॉमनली इसमें, और इसमें मोस्ट कॉमनली लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट, दैट इज रेक्टम इन्वॉल्व। आसान है कि नहीं है? इसमें स्किप लीजन्स होती हैं। इसमें क्या होता है? स्किप लीजन। व्हाट डज वर्ड स्किप लीजन मीन? हो सकता है एफ्टस अल्सर हो, फिर इसोफेजियल में अल्सर्स हो, फिर ड्यूडेनम में अल्सर्स हो, जेजेनम में हो और इलियम में हो, ठीक है? या जेजेनम में शायद हो, फिर इलियम में हो। इसमें क्या होता है? इसमें स्किप लीजन्स होती है, इसमें नो स्किप लीजन्स, कंटिन्यूअस होती है लीजन। मतलब अगर लेट्स से पेक्टिनेट लाइन के अबव से स्टार्ट हुआ है इन्वॉल्व करना अल्सरेटिव कोलाइटिस ने, वो पीछे की तरफ आता जाएगा, असेंडिंग को डिसेंडिंग कोलॉन को पहले अफेक्ट करेगा, फिर ट्रांसवर्स को और फिर असेंडिंग को। ऐसा नहीं होगा कि डिसेंडिंग को किया और फिर डायरेक्ट असेंडिंग को कर दिया, बीच में ट्रांसवर्स छोड़ दिया। नो स्किपलेशन। समझ आ गई? ये लिख दिया यहां तक आप लोगों ने? अच्छा, अगला वर्ड है, अगला जो इसका पॉइंट होता है वो ये है कि इसमें जो डायरिया होता है वो नॉन ब्लडी होता है, बट डायरिया होता है, और इसमें ब्लडी डायरिया होता है। अब ये भी कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। क्रोन डिजीज कहीं पे भी होती है, मोस्ट कॉमनली टर्मिनल इलियम में होती है। मेलेना हो सकता है, डार्क स्टूल्स हो सकते हैं, ब्लड आता है लेकिन ब्लड आपको फीसेस में नहीं मिलता। डायरिया के अंदर ब्लड आपको नहीं मिलता। वो मेलेना की शक्ल डार्क हो सकता है, ब्राउन स्टूल्स हो सकते हैं, फ्रेश ब्लड नहीं होता। इसमें हेमेटोकेसिया होता है, इसमें प्रॉपर हेमेटोकेसिया होता है। समझ आ गई यहां तक आपको? इसमें एक और वर्ड होता है क्रीपिंग फैट। व्हाट इज क्रीपिंग फैट? फैट क्रीपिंग जब ट्रांसम्यूरल इन्फेक्शन होता है ना, इन्फ्लेमेशन की वजह से वो जो फैट होते हैं, फैट को चूंकि एडवेंटिशिया के बाहर क्या है? मेसेंट्री पड़ी हुई है। मैंने क्या कहा था? इंटेस्टाइन के बाहर क्या पड़ी हुई है? मेसेंट्री। मेसेंट्री क्या है? वो फैट टिश्यू है। तो फैट टिश्यू को ये क्या करता है? इन्फ्लेमेशन की वजह से वहां पे जब फाइब्रोब्लास्ट और ये सारे आते हैं, वो उसको कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो क्रीपिंग फैट आपको मिलता है वहां पे, ठीक है? एक चीज और होती है इसमें, फिस्टुलास, जो कि ट्रांसम्यूरल इन्फेक्शन है ना, तो एक पूरे का पूरा फिस्टुला बना सकती है ये, कि नहीं बना सकती? ठीक है, तो इसमें फिस्टुला, उसमें नो फिस्टुला। अच्छा, उसमें एक और चीज होती है अल्सरेटिव कोलाइटिस में, उसमें सब म्यूकोजा और म्यूकोजा इन्वॉल्व हुआ होता है, ठीक है? और इंतहाई शदीद वहां पर जो है वो क्या कहते हैं, ब्लड वगैरह, इन्फ्लेमेशन और ये सब चीजें जो है वो होती है। लॉस ऑफ ऑस्ट्रिया होता है उसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस में। क्या लॉस ऑफ? व्हाट इज ऑस्ट्रिया? सेगमेंट ऑफ गट। देखो
इस तरीके से होती है आपकी इंटेस्टाइन यूं, ये देख रहे हो, ये बिल्कुल लेड पाइप की तरह सीधी हो जाती है। ये जो हॉस्ट्रा है ना, ये खत्म हो जाते हैं इसमें, ठीक है। ये अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए बस है। और कहां पे एक्सरे वगैरह में अगर आप देखोगे या एमआरआई में देखो तो आपको लेड पाइप अपीयरेंस मिलेगी। तो उसी एमआरआई पे क्रोन्स की कैसी मिलेगी आपको? कोबलस्टोन। कैसी अपीयरेंस मिलेगी? ये एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, जितना मैंने आपको बताया है ना, एक एक लफ्ज इंपॉर्टेंट है। और चाहे आप फर्स्ट एड उठाओ, कपलान उठाओ, पेथोमा उठाओ, दुनिया का कोई सब्जेक्ट उठाओ ना, यही होगा। ऐसा नहीं होगा कपलान कोबलस्टोन क्रोन्स में पढ़ा रहा हो, नजीब कोबलस्टोन अल्सरेटिव कोलाइटिस में पढ़ा रहा हो। सही है? वैसे मेरा गला फट गया कसम से पढ़ा बताइए। कोबलस्टोन अपीयरेंस होगी इसकी, और उसमें लॉस ऑफ हिस्ट्री लाइक लेड पाइप अपीयरेंस होगी इसमें, ठीक है। वैसे वाकया ही जो है ना, उम्मत मुसलमान जो है ना, उसके अंदर से वो जान खत्म हो चुकी है। माशाल्लाह इतने सुस्त हो तुम लोग लिखते भी नहीं गए, एंड पे लिख ले सर आराम से, एक फोटो लेंगे, ज्यादा काम नहीं होता। और लिखने का ये फायदा होता है कि उसमें आपके देखो, अभी आपकी सिर्फ विजुअल देखने से आपका विजुअल इन्वॉल्व है, हेयरिंग लिखने में मसल्स भी इन्वॉल्व है, मसल मेमोरी भी रह जाती है, आंखें भी इन्वॉल्व हो जाती हैं। जब आप लिख रहे होते हो तो साथ साथ बोल भी रहे होते हो, तो ठीक स्पीकिंग भी इन्वॉल्व हो जाती है, हियरिंग भी इन्वॉल्व, तमाम सेंसेस इन्वॉल्व। इसीलिए लिखना याद करने का अभी भी मोस्ट इफेक्टिव मेथड है। तो लिखा करो, रोज कहता हूं किताब ले आओ, अपनी छोटी सी कॉपी ले आओ अपने लिए, उस पर लिखो। अच्छा आगे चलते हैं। क्रोन्स में ट्रांसम्यूरल इंफेक्शन होती है, और अल्सरेटिव कोलाइटिस में म्यूकोजा और सब म्यूकोजा में जो है मसला होता है। अब एब्सेस किसमें बनती है? अल्सरेटिव कोलाइटिस में। इसमें सब म्यूकोजल एब्सेस बनी हुई होती है, ठीक है जी। इसमें सब म्यूकोजल एब्सेस बनी हुई होती है, ये इसकी एक कॉम्प्लिकेशन है। और अगर आप सब म्यूकोजा की बायोप्सी करोगे तो आपको बायोप्सी में क्या मिलेगा? न्यूट्रोफिल्स। क्या मिलेंगे आपको? अबंडेंट न्यूट्रोफिल्स अलोंग विद एब्सेस मिलेंगे। और क्रोन्स डिजीज में आपको क्या मिलेगा? ग्रेन्युलोमास। अब देखो कितने मजे की बात आ गई। कौन से वाले होंगे? नॉन कैसिएटिंग ग्रेन्युलोमा। और कौन कौन से नॉन कैसिएटिंग ग्रेन्युलोमास? सार्काइडोसिस में होते हैं, और कैसिएटिंग ग्रेन्युलोमास टीबी में। ये कम से कम जब नॉन कैसिएटिंग ग्रेन्युलोमा, मिसाल के तौर पे आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन करता है, गिव मी एनी एग्जांपल ऑफ नॉन कैसिएटिंग ग्रेन्युलोमा, you must have two examples in your mind, that is Crohn's disease, other one is अच्छा। और कौन कौन सी हो सकती है? फॉरेन बॉडी ग्रेन्युलोमा। अगर कोई फॉरेन बॉडी है उसके अराउंड भी ग्रेन्युलोमा बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और उसमें क्या है? सब म्यूकोजा में न्यूट्रोफिल्स है, सब म्यूकोजल एब्सेस है। क्लियर है हम यहाँ तक? यहाँ तक समझ आइए आप लोगों को? क्रोन में चूंकि टर्मिनल इलियम इन्वॉल्व है तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाएगी। अल्सरेटिव कोलाइटिस में सिर्फ ब्लडी डायरिया होता है, कोई भी एब्जॉर्प्टिव उसमें डेफिशिएंसी नहीं आती, क्योंकि एब्जॉर्प्शन से उसका लेना देना ही नहीं है, वो कोलान को इन्वॉल्व करती है। क्लियर? स्मोकिंग प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट अल्सरेटिव कोलाइटिस, और स्मोकिंग रिस्क बढ़ाती है क्रोन डिजीज का। हम तो सारी मर्जी है एक के नो, ठीक है। इसके अलावा अगर हम ट्रीटमेंट पे आए, और कुछ बचा है इसका? अच्छा, किडनी स्टोन। क्रोन्स डिजीज किडनी स्टोन बनवाती है। क्यों बनवाती है? क्योंकि ये ऑक्सलेट की एब्जॉर्प्शन बढ़ा देती है एक, और उस ऑक्सलेट की एब्जॉर्प्शन बढ़ाने की वजह से क्या होता है? फिर कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। टॉक्सिक मेगाकोलोन। कॉम्प्लिकेशंस में क्रोन्स डिजीज टॉक्सिक मेगाकोलोन करा सकती है, ठीक है जी। अल्सरेटिव कोलाइटिस टॉक्सिक मेगाकोलोन करवा सकती है, क्योंकि उसमें सब म्यूकोजल एब्सेस होती है। इट कैन लीड टू टॉक्सिक मेगाकोलोन, ठीक है। और कुछ रहते हैं? नहीं सर। डायग्नोसिस, हाँ डायग्नोस कैसे करें?